केमिकल काइनेटिक्स। फर्स्ट टॉपिक इज एवरेज रेट। एवरेज कैसे निकालते हैं हम? टोटल कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे सी जो है वो कंसंट्रेशन को डिनोट करता है, यहाँ पे जो सी है वो कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्यों आया है? क्योंकि ये है रिएक्टेंट, मतलब जो लेफ्ट साइड में है, और ये है रेट ऑफ प्रोडक्ट जो कि हमारा पॉजिटिव साइड में, राइट साइड में, तो उसमें कोई भी नेगेटिव साइन नहीं लगा है। एक्चुअली ये दोनों सेम ही टर्म्स को डिनोट करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कि पहला वाले में C2 माइनस C1 है और उसके साथ नेगेटिव साइन दिया गया है, और यहाँ पे C1 माइनस C2 उसके साथ पॉजिटिव साइन है, मतलब दोनों का रेट सेम ही है, बट हमें उसमें नेगेटिव लगाना है, तो इसमें हम ये करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रेट लॉ। अब रेट लॉ क्या कह रहा है? रेट इक्वल्स टू के। के क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को हम के बोलते हैं। तो रेट कांस्टेंट के इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। ये जो एक्स और वाई है ये क्या है? ये इनके ऑर्डर्स है, ये इनके ऑर्डर्स हैं। ठीक, तो जानेंगे ऑर्डर क्या है आगे। अब फिर है फॉर्मूला। अब हम यूनिट कैसे ढूंढे कि रेट का यूनिट क्या है फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर्स। ठीक, एक्चुअली ये एक एजम्पशन है कि हम बोलते हैं कि अगर एक रिएक्शन का हमें टोटल ऑर्डर निकालना है जो कि होगा एक्स प्लस वाई, बट एक्चुअली ये ट्रू नहीं होता। उसको ऑर्डर जो है वो कभी भी हम थ्योरेटिकली निकाल नहीं सकते, वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही ऑर्डर्स को निकाला जाता है। ठीक, बट ऐसा एजम्पशन माना जाता है कि एक्स प्लस वाई हमारा क्या है? ऑर्डर होगा, मतलब जो कंसंट्रेशन का हमारा क्या होगा? पावर होगा। तो उसका यूनिट हम कैसे ढूंढेंगे? इधर m टू द पावर 1 माइनस n बाई टी टू द पावर माइनस 1, मतलब टी टू द पावर माइनस 1 मतलब हमेशा ऑर्डर में यूनिट में सेकंड इनवर्स तो आएगा ही आएगा, उसके साथ m जो है वो वैरी करेगा 1 माइनस n। अब ये n क्या है? कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? सपोज मैंने फर्स्ट ऑर्डर लिया, फर्स्ट ऑर्डर में 1 माइनस 1 हो जाएगा जो कि 0 आएगा मेरा। 0 आ गया मतलब फर्स्ट ऑर्डर में मेरा कितना आएगा? सिर्फ टी इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ टी इनवर्स आएगा, सिर्फ टी इनवर्स आएगा। जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर में क्या होगा? अगर मैंने 0 लिया तो इतना आएगा, फिर अगर मैंने 2 लिया तो 1 माइनस 2 माइनस 1 में आ रहा है तो इतना आएगा आंसर। अब ये हो गया हमारा रेट लॉ। अब देखो वैल्यू ऑफ के जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर कैटलिस्ट पे। ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली ही हम निकाल सकते हैं। ऑर्डर जो है 0 हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल भी हो सकता है हमारा ऑर्डर, तीनों हो सकता है। नेक्स्ट, अब इंस्टेंटेनियस रेट क्या कह रहा है हमारा? इंस्टेंटेनियस रेट कह रहा है कि हम एक स्पेसिफिक इंस्टेंट में उसका रेट निकाल रहे हैं। तो सपोज मैंने बोला N2 का इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा? तो माइनस डी N2 का कंसंट्रेशन अपॉन dt, जैसे एवरेज का हमने निकाला था। अब इसलिए मैंने माइनस लिया क्योंकि ये किस साइड पे आ रहा है? रिएक्टेंट साइड पे आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अगेन ये जो रेट होगा ये इक्वल होगा किससे? रेट ऑफ H2 से, और ये रेट ऑफ H2 इक्वल होगा किससे? इससे। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है? रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हम जो है, अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि हमें वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन, तो देखो ये जो है कंसंट्रेशन है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर हमें मोल्स दिया है या हमें वेट दिया, हमें वो देखना पड़ेगा। अगर हमें मोल्स दिया है तो कंसंट्रेशन मतलब हमें उसका वेट निकालना पड़ेगा, मोल्स, ठीक है। मोल्स से वेट निकालना पड़ेगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे मोल्स को सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे। ठीक, हम वेट निकालेंगे पहले। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, कितने रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये जो है ये हमारा 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, ये 0 भी नहीं हो सकता, ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता। इसका सिंपल मतलब ये है कि मॉलिक्यूलैरिटी में सपोज मैंने लिया N2 प्लस H2 गिव राइज टू NH3। ठीक, एक सेकंड यहाँ पे ऐसे लिख नहीं रहा था, N2 प्लस H2 गिव राइज टू NH3। तो अगर मुझे कोई पूछे कि इसका मॉलिक्यूलैरिटी कितना है, ठीक है, ये एक्चुअली बैलेंस रिएक्शन नहीं है, ये होगा बैलेंस रिएक्शन हमारा। तो अगर कोई पूछे इसका मॉलिक्यूलैरिटी कितना है तो मैं आसानी से बोल दूंगा कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी कितना, इधर 1 इधर 3, तो इधर मॉलिक्यूलैरिटी कोई क्या, इधर कोई फ्रैक्शनल मुझे दिख रहा है? नहीं। क्या इधर कोई नेगेटिव साइन दिख रहा है? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। तो मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि कुछ तो रिएक्ट करेगा तभी तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। फ्रैक्शनल भी नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी के लिए दो कंडीशंस होती है, क्या कि एलिमेंट्री रिएक्शन होना चाहिए और स्लो स्टेप रिएक्शन। मतलब मॉलिक्यूलैरिटी हम हमेशा जो स्लो स्टेप होता है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसका निकालते हैं। ठीक, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आता है एक हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर, फिर हमने देखा सेकंड ऑर्डर, अब हम देखेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। मतलब ये ऐसे रिएक्शन है जिसका ऑर्डर तो 1 होगा पर उनका जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो हमारा 2 होगा। ऑर्डर 1 होगा, मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगा। जैसे कि हम ले लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, उसमें हम देख सकते हैं कि हमने इधर क्या लिया है? एक ईस्टर, उसको हमने एक्सेस वाटर किया तो हमें क्या मिले? ये तो प्रोडक्ट मिले, कुछ भी मिले। ठीक, अगर देखो यहाँ पे हम ऐसे निकालेंगे इसका रेट ऑफ रिएक्शन तो ये निकलेगा, डेफिनेटली ये निकलेगा। अब हम यहाँ पे तो बोल देते कि यहाँ पे इसका जो पावर है, इसका पावर 1 हो जाता है, इसका पावर 1 हो जाता है ऑर्डर, तो टोटल यहाँ पे ऑर्डर 2 हो जाता। बट नहीं, यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम यहाँ पे वाटर को एक्सक्लूड कर रहे हैं। हाँ, एक्सेस वाटर लिए मतलब हमें वाटर को एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वो हम वाटर को जो है सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करेंगे। एक्सेस वाटर है इसलिए हम उसको सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर 1 है और मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। नेक्स्ट है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम बात करें उसके कंसंट्रेशन की तो ये होगा उसका फॉर्मूला कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन ऑफ A0 जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के जो कि हमारा रेट कांस्टेंट था इनटू टी इक्वल्स कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम, जो कि जो टाइम हम लेंगे उसी टाइम को हम बोलेंगे टी। ठीक, अब हमारा होगा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ हमें याद रखना है, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होगा? जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ कैसे होगा हमें याद रखना है। जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ के लिए यहाँ पे क्या करना है हमें? कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन 2t,
ठीक, ये होगा हाफ लाइफ। अगर फुल लाइफ पूछे तो हाफ को फुल कैसे करेंगे? इंटू 2 कर देंगे, 2 कट जाएगा, ये तो फुल हो गया। ठीक, अब अगर हम उसका ग्राफ देखें तो ग्राफ इस तरह का होगा। ग्राफ हाफ जीरो ऑर्डर का डिक्लाइनिंग होगा। अगर मैं आपको आगे ट्रिक बताऊंगा कि फर्स्ट ऑर्डर का भी इसी के साथ थोड़ा थोड़ा मैच होता है कि बताऊंगा आपको। इसका जो स्लोप है वो माइनस के नॉट है। ठीक, तो ये था हमारा जीरो ऑर्डर। अब हम आएंगे फर्स्ट ऑर्डर पे। अब फर्स्ट ऑर्डर में हमें दिख रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट ऑर्डर में हमारा जो इक्वेशन होगा वो ये वाला इक्वेशन होगा। K1 equals to 2.303 upon T log to the power base 10 A नॉट अपॉन AT, जो इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये इक्वेशन हमें बहुत जरूरी चाहिए, एग्जाम में आता है ये इक्वेशन। ठीक, K इक्वल 2.303 अपॉन T log to the base 10 A नॉट अपॉन AT। अब उसका अगर हम ये जो है मेन हम यूज करेंगे क्वेश्चन। ठीक, लेकिन यहाँ पे और एक में दिख रहा है जैसे जीरो ऑर्डर का था उसी तरह इसका भी एक होगा, लेकिन इसमें लॉग फंक्शन आएगा क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द ए टू मतलब आ टाइम टी इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन लॉगरिथमिक बेस टू द पावर माइनस K1 इंटू टी। ठीक, तो ये उसका वैलिड जो है इक्वेशन होगा कंसंट्रेशन का, बट मोस्टली हमारा यही वाला इक्वेशन जो है क्वेश्चंस में यूज होगा आगे। ठीक, अब अगर हम ग्राफ देखें तो ये तो एग्जैक्टली सेम नहीं हो गया, जैसे जीरो ऑर्डर था ये तो उसके जैसे सेम हो गया। तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस यहाँ है। यहाँ जो है लॉग का फंक्शन यूज हो रहा है, लॉग का फंक्शन, वहाँ पे लॉग का फंक्शन नहीं था। ठीक, ठीक, लॉग का फंक्शन नहीं था, बाकी सब सेम ही होगा। मतलब इस तरह का डिक्लाइनिंग ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? अगर हम हाफ लाइफ की बात करें तो इसका हाफ लाइफ जो है वो कितना आएगा यहाँ पे? 0.693 अपॉन के। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है? हाँ, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि सेकंड ऑर्डर में चेंज आएगा। ठीक, क्योंकि सेकंड ऑर्डर क्या था? ए नॉट टू द पावर 2 के, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आ रहा था। ठीक, नेक्स्ट है अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो उसमें क्या होता है देखो, अगर 1 ग्राम 10 मिनट में 0.5 ग्राम हुआ, अगर 1 ग्राम 10 मिनट्स में 0.5 ग्राम हुआ, उसके 10 मिनट्स में 0.25, मतलब ये हाफ हाफ डिक्रीज हो रहा है अंडर सर्टेन इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे 10 मिनट, यहाँ 10 मिनट, यहाँ 10 मिनट, तो ये क्या हो रहा है? हाफ हाफ डिक्रीज होते जा रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा देखो, यहाँ से देखो, यहाँ 1 ग्राम था, यहाँ 0.5 ग्राम था, और यहाँ पे 0.25 ग्राम है। अब जब मैं दो इंटरवल लूंगा, ये एक इंटरवल, ये एक इंटरवल, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का अगर मैं मास निकालूं तो ये मास, वेट, ये मास और ये मास मिलके हमारा कितना हो रहा है? सॉरी, जब मैं मास ले रहा हूँ यहाँ पे, ये मास और ये मास, यहाँ पे दो इंटरवल है, ये एक इंटरवल, ये एक इंटरवल। ठीक, तो यहाँ पे जो दो मास मिल रहा है, ये 10 मिनट्स में, ये 10 मिनट्स, मतलब 20 मिनट्स में यहाँ पे कितना मिल रहा है मुझे? 0.75 ग्राम। तो वही लिखा है बस मैंने, 0.75 ग्राम को मैं 0.75% कर दूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा क्या? इसका अपॉन 75% रिएक्शन अब तक हो चुका है। ठीक, तो यहाँ पे अब देखो, इसको मैंने लिया 75%। ठीक, अब अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक का लूंगा, तो यहाँ पे 3 इंटरवल्स आएंगे, और यहाँ पे मास जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? 87.5%। ठीक, मतलब 87.5% के लिए जब मैं निकालूंगा तो क्वेश्चन में टी हाफ दिया होगा, तो टी हाफ मैं क्या करूंगा, टी हाफ, क्वेश्चन में जो टी हाफ दिया होगा उसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसी तरह अब अगर मैं आगे जितना भी लेते चलूँ तो उसको मैं मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। ठीक, अब यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट हमें रेगुलरली देखने को मिला है। अगर मुझे इस तरह देखो, ये है फोर्थ के लिए। ठीक, जब हम फोर्थ जनरेशन जाएंगे इसी प्रोसेस में, जब हम क्या करेंगे, फोर्थ जनरेशन जाएंगे इसके बाद वाले प्रोसेस में। ठीक, तो क्या होगा, इसमें हम कर देंगे इंटू 4। अगर क्वेश्चन में पूछा 90%, मतलब कितना टाइम लगेगा जब 90% कंप्लीट होगा रिएक्शन, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मेट याद रखना, टी हाफ इंटू 10/3 इंटू 1। ये 1 हम कब डिनोट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ एन है, यहाँ क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ एन है। जैसे कि देख सकते हो 99 में 2 एन है, तो यहाँ पे हमने क्या लेंगे, टी हाफ इंटू 10/3 इंटू 2। अब अगर 99.9% पूछे तो तब हम क्या निकालेंगे कि तब हमारा कितना टाइम कंज्यूम हुआ है, तो टी हाफ इंटू 10/3 इंटू 3 9 है तो 3। एक स्पेशल फॉर्मेट है जो कि इजीली हम यूज कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर nth हाफ लाइफ, मतलब nth हाफ लाइफ, कितने भी हाफ लाइफ ले लो उसके बाद कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बच जा रहा है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे? AT इक्वल्स A नॉट अपॉन 2 टू द पावर n। AT इक्वल्स A नॉट अपॉन 2 टू द पावर n। कितना कंज्यूम हुआ है, टोटल कितना था इनिशियल कंसंट्रेशन A टू द पावर n माइनस ऑफ कितना बचा है, कितना कंसंट्रेशन A बाय 2 टू द पावर n। n क्या है, कितने nth नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक, nth नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक, अब और एक चीज याद रखना कि जितने भी ऑल रेडियो एक्टिव फर्स्ट ऑर्डर में जितने भी हम एलिमेंट्स लेंगे सबके सब हमारे रेडियो एक्टिव होंगे। ठीक, अब अगर हमें किसी का निकालना हो, कुछ कुछ क्वेश्चन से पूछ लेता है कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो उसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। उसमें हम क्या लिखेंगे, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का जो केस जैसे हम निकालते थे, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ n1। n क्या है, नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियस अपॉन नंबर ऑफ फाइनल न्यूक्लियस। कुछ नहीं है, बस सेम है, उधर के था इधर लैम्बडा होगा। ठीक, इसका हाफ लाइफ भी देख सकते हो फर्स्ट ऑर्डर जितना ही सेम है। ठीक, हाफ लाइफ भी फर्स्ट ऑर्डर जितना सेम है। टी एवरेज क्या बोलता है हमारा, कि टाइम टू ब्रेक वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए कितना टाइम हमें चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या होगा, टी हाफ इक्वल्स 1 अपॉन लैम्बडा, मतलब डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का इनवर्स होगा बस टी हाफ। ठीक, उसके बाद कभी कभी हमें कुछ रिएक्शंस दिए जाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, और हमें पूछे जाते हैं क्या
कि यहाँ पे ये जो देख रहे हो डिनोमिनेटर में जो होता है, मतलब सपोज़ मैंने इधर एक कंपाउंड लिया, उसके डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ है, उसके न्यूमरेटर में कुछ लिखा हुआ है। तो हमारा जो ये होता है, ये वाला पार्ट हमारा होता है मास नंबर और ये वाला पार्ट जो होता है, ये हमारा क्या होता है एटॉमिक नंबर, ठीक? तो यहाँ पे देख सकते हो अगर हमें एक रिएक्शन दें और पूछे नंबर ऑफ क्या अल्फा पार्टिकल, तो वो हम कैसे निकालेंगे? कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है? हम ईज़ियर मेथड ये है कि हम क्या करेंगे, ये M1 इनिशियल जो था M1, ये M2 और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल, ठीक? ये अल्फा पार्टिकल देखो यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन लगे तो एक्चुअली अल्फा पार्टिकल और कुछ नहीं, वो हीलियम को ही मैंने लिखा है, ठीक? उसी को हम लिख सकते हैं, उसका मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर 2 होगा। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ M1 सॉरी M2 M2 माइनस M1 अपॉन 4 ये लिख सकता हूँ मैं, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक? अब अगर कोई हमें इस तरह का इक्वेशन दे दे जो कि रेयरली आता है बट फिर लिख लेना चाहिए, जिसमें Z1 माइनस 2x प्लस y इक्वल्स Z2, ये जो है पेरेंट होगा, ये Z2 जो निकलेगा वो डॉटर होगा, x जो है कितने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और y जो है बीटा, ये नॉर्मल सा इक्वेशन हमें याद रखना है, पूछ लेते हैं कभी हम, ठीक? उसके बाद ड्यूरिंग बीटा एमिशन फ्रॉम पैरेंट टू डॉटर मास नंबर चेंज नहीं होता बट एटॉमिक नंबर 1 द्वारा इंक्रीज होता है। ये आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, आपको न्यूक्लियर में पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में, तो वहाँ पे डिटेल में होगा। उसके बाद आता है हमारा जब रिएक्शन एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन रिएक्शन टेम्परेचर रेट डबल्स और ट्रिपल्स इन सम, कुछ-कुछ में डबल होता है, कुछ-कुछ में ट्रिपल एवरी 10 डिग्री में, ठीक? तो यहाँ पे और एक चीज़ देखना, टेम्परेचर कांस्टेंट ये क्या है? टी टू के टू द पावर, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल्स के टू द पावर टी प्लस 1 अपॉन के टू द पावर टी, मतलब सबस्क्रिप्ट मिल गया टी टू द पावर 10। ये क्या है? टेम्परेचर मतलब के का वैल्यू जब 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो अपॉन इनिशियल टेम्परेचर, ठीक? अब जैसे हमारा म्यू बढ़ता है फ्रॉम T1 टू T2, रेट ऑफ रिएक्शन भी म्यू टाइम्स इंक्रीज होता है, ठीक है? ज़्यादा केस में क्या करना ना, n को तुम 2 ही लेना, बहुत केसेस में n को 2 ही लेना, म्यू टू द n टाइम्स, म्यू टू द 2 टाइम्स, तो KT1 KT2 बाय KT1 इक्वल्स म्यू टू द n, उसी को हम क्या लिख सकते हैं, रेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारा कोलिजन थ्योरी, ठीक? अब कोलिजन थ्योरी को हम फ्रीक्वेंसी को Z से डिनोट करते हैं, मतलब कितने कोलिजन्स पर सेकंड इन अ यूनिट वॉल्यूम, एक थोड़े से वॉल्यूम में हुआ है। बाइमॉलिक्यूलर गैस के केस में हम Z को क्या लेते हैं, 10 टू द पावर 25 टू 10 टू द पावर 28, इसमें हम लेते हैं उसके वैल्यू को। इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए हमें 2 कंडीशन चाहिए, एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए हमें और एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड क्या, मिनिमम एनर्जी रिएक्शन होने के लिए, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या, एक्स्ट्रा एनर्जी उस रिएक्शन को देने के लिए ताकि वो एक्टिवेट हो, ठीक है? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। लिमिटेशंस आरएनएस थ्योरी का क्या था कि वो सिर्फ सिंपल गैसेस के लिए था, कॉम्प्लेक्स के लिए आरएनएस थ्योरी नहीं बना था, ठीक? अब ये जो है हमारा पूरा इक्वेशन है, देख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव कोलिजन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कोलिजन होगा, ठीक है? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं आर का जो रेट का फॉर्मूला निकल गया वो है जेड पी ई टू द पावर, मतलब ई जो है लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसके पावर में ई बाई आर टी। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ये टोटल पार्ट कितना है, ई बाई आर टी, तो ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी, ई जो एनर्जी है ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब उतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर, मतलब एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक? पी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेरिक है, और यहाँ पे तो हाँ, इस जो ये बाय आरटी है इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ये बाय हम उसको बोल्ट्जमैन फैक्टर भी बोल सकते हैं। उसके बाद आरएनए इक्वेशन के इक्वल्स ए ई टू द पावर ये बाय आरटी, इसको आरएनए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। जब टाइम जो है हमारा, जब टाइम हमारा इन्फिनिटी हो तब हम के को क्या ए से इक्वल कर सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, तब मतलब जितने भी कोलिजन होगी उतने उतना ही प्रोडक्ट होगा, जो कि इम्पॉसिबल है, ऐसा होता नहीं है, ठीक? उसके बाद हमारा और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि पूछ लेता है एग्जाम्स में, इसी से क्वेश्चन बनता है, log 10 टू द log 10 base 10 K2 upon K1 equals EA by 2.303 R upon 1 upon T1 minus 1 upon T2, ठीक? तो ये टाइम है T1 T2, ठीक? इसी से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो ग्राफ है आप देख सकते हो यहाँ पे जो ग्राफ बना है, यहाँ ये भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के इक्वल है, ठीक? लेकिन यहाँ पे हमें देखना है ये और ये पार्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। log टू द बेस 10 K 1 अपॉन T, इसका जो ग्राफ होगा डिक्लाइनिंग होगा, यहाँ पे 1 अपॉन T दिया है, T नहीं दिया, ठीक? तो उसका स्लोप कितना होगा, स्लोप यहाँ पे ये होगा माइनस ए बाय आर टी, मत सॉरी माइनस ए अपॉन 2.303 आर। उसके बाद इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में अगर देखें तो यही हमारा जो है मेजर होगा फॉर्मूला जो कि यूज होता है एग्जाम्स में, log बेस 10 के प्रोडक्ट अपॉन के, सॉरी ये जो है के प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अपॉन के एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट इक्वल्स डेल ई ए बाय 2.303 आर टी, ठीक? ये बात। अब ये जो ग्राफ है ये भी हमें पूछा जाता है बहुत टाइम, ये है मतलब कैटलिस्ट एब्सेंट है, यहाँ पे कैटलिस्ट प्रेजेंट है। और एक चीज कुछ क्वेश्चंस में हमें पूछ लेता है कि एक्चुअली ये जो ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी और हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल का ग्राफ, ठीक? तो अगर हम देखें ये वाला पार्ट हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब उतना एनर्जी चाहिए, ठीक? बट एक्टिवेशन एनर्जी जो है, सपोज ये ग्राफ यहाँ पे दिया है, ठीक? अब यहाँ पे इतना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए कैटलिस्ट के एब्सेंस में, वही सेम चीज है अगर मैं ड्रॉ करूं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी इतना हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग का फॉर्मूला भी एक्जैक्टली सेम होता है, किसके जैसा, फर्स्ट ऑर्डर जैसा, ठीक? तो K इक्वल्स 2.303/T log to the base 10
कार्बन 14 अपॉन कार्बन 12 इनिशियल, कार्बन 14 अपॉन कार्बन 12 फाइनल, ठीक। और ये जो टाइम होता है इधर टी, ये हमारा होता है डेथ डे, ठीक है, डेथ डे टू डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक। के का वैल्यू वही 0.693 होता है। एक्चुअली रेडियो कार्बन डेटिंग होता है इतने ईयर्स के लिए, जो कि जनरली माना जाता है, ठीक। और रेशियो अगर मैं बोलूँ कार्बन 14 और कार्बन 12 का, तो वो है 1:10⁻12, 1:10⁻12। उसी तरह के को अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में लिखे, एग्जैक्टली सेम जैसे फर्स्ट ऑर्डर का किए थे, 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10, वॉल्यूम इनिशियल हर केस में चेक करना, इनिशियल फाइनल आएगा, ठीक। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में इनफाइनाइट वॉल्यूम में भी पूछ लेता है, तो मतलब ये हम निकाल रहे हैं पर्टिकुलर इंस्टेंस का, तो इनफाइनाइट अपॉन इनिशियल बाय इनफाइनाइट अपॉन टी टाइम में पीरियड कांस्टेंट कितना होगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर प्रेशर के टर्म्स में पूछे तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो हमारा यहाँ प्रेशर के टर्म्स में अगर हम देखें तो टी टाइम पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर कितना था 0, और यहाँ पे टी जो कि जब 0 था, टाइम 0 था, तो प्रेशर P1 था और रिएक्टेंट साइड में कोई प्रेशर नहीं था। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, रिएक्टेंट साइड में भी प्रेशर आ गया, x और x, तो इधर से x माइनस हो गया, तो इधर क्या होगा, k = 2.3 log to the base 10 pi by P1 minus x, तो वही इनिशियल अपॉन फाइनल, इनडायरेक्टली वही बोल रहे हैं। के इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन भी कभी-कभी पूछ लेते हैं, ठीक। तो याद रखना, जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ही रोटेशन भी इंक्रीज होगा, जितना टाइम इंक्रीज होगा उतना कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज डिक्रीज होगा, रोटेशन भी डिक्रीज। तो इनडायरेक्टली हम इधर क्या बोल रहे हैं कि जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा रोटेशन इंक्रीज होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट जब टाइम इंक्रीज होगा ये दोनों ही क्या करेंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे भी उसी तरह का रेट के हिसाब से दिया है हमें, कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इनिशियल अपॉन फाइनल। अब अगर हमारा रेट सेकंड ऑर्डर या उससे ज्यादा होता है, हम उसका कैसे निकालेंगे, ठीक। तब हम लिखा लेंगे 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ 8n-1 प्लस k nth n-1 t इक्वल्स टू 1 ऑन 8/t n-1, जो कि हमें थोड़ा थोड़ा फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में वैसा सिमिलर देखने को मिल रहा है, बस इनवर्स है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल और टी टाइम टेम्परेचर पे, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टाइम हमारा है टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्स है, ठीक। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ, ये आ चुका है क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम, जिसको सैपोनिफिकेशन बोलते हैं, वो जो है सेकंड ऑर्डर है, बट एसिडिक मीडियम में हो गया तो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक। कुछ रेट रिएक्शन रेट फैक्टर्स है, रेट जो अफेक्ट करते हैं रिएक्शन को, फिजिकल स्टेट, जिसमें जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज्यादा स्पीड होगा, ठीक। तो होमोलोगस होमोजीनियस सब्सटेंस में सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हेटेरोजीनियस, हमारा लिक्विड में, फिर हमारा सॉलिड में। अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा रेट इंक्रीज होगा, कोलिजन इंक्रीज होगा फॉर बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये था हमारा पूरा केमिकल काइनेटिक्स।